बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसला मलिक। नाज़रीन, एक बड़ी खबर कि पाकिस्तान की मेज़बानी में 6 मुल्की रीजनल चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में हुई, जिसकी मेज़बानी पाकिस्तान कर रहे हैं और पाकिस्तान फ़ौज के सरबराह फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर ने तमाम वफूद का इस्तकबाल किया। सेंट्रल एशिया, अमेरिका और पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस इसमें शिरकत कर रहे हैं और इस लिहाज से भी ये अहम खबर है कि पाकिस्तान में बैठ के इस बात का जायज़ा लिया जा रहा है कि इस रीजन के जो मसाइल हैं, इलाकाई सिक्योरिटी जो है, उस पर भी हमने क्या पॉलिसी तरतीब देनी है। आर्मी चीफ अभी चीन के दौरे से वापस लौटे हैं, बड़ी तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं, इसका भी जायज़ा लेंगे आज के प्रोग्राम के अंदर। साथ ही साथ बात होगी एक बड़े सियासतदान की जो दुनिया से रुखसत हो गए, मियाँ मोहम्मद अजहर, साबिक गवर्नर पंजाब, साबिक मेयर लाहौर, एक वज़ादार शख्सियत थे, लेकिन इस बार हमने देखा कि उनके मुखालफीन हों या उन पर तनकीद करने वाले सभी हमाद अजहर से ताज़ियत करने उनके घर पहुँचे। ये रवायात कहीं खो गई थी। हम इस हद तक एक दूसरे के मुखालफ हो चुके हैं कि तनकीद करते हुए हम ये भी नहीं देखते कि इससे दूरियाँ पैदा होती हैं, नफ़रतें पैदा होती हैं। फिर मरने के बाद हमें एहसास होता है किसी के जाने के बाद कि नहीं, हमने तो वज़ादारी का मुजाहरा करना है, ताज़ियत के लिए भी जाना है, लेकिन इस पर भी कुछ गिरोह ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तनकीद करना शुरू कर देते हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि मियाँ अजहर की मुखालफ सियासी जमातों ने भी जाकर उनके घर उनके बेटे से इज़हार ताज़ियत किया है। ये रवायात वापस कैसे आ सकती हैं, हम कैसे रख रखाव की सियासत की तरफ वापस लौट सकते हैं, इसका भी जायज़ा लेंगे आज के प्रोग्राम के अंदर। मेरे साथ मौजूद हैं सलमान गनी साहब, सीनियर साफ़ी, सीनियर तज़कियाकार हैं, जबकि उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं इसार राना साहब, सीनियर तज़कियाकार, जबकि इफ्तिखार अहमद साहब, सीनियर साफ़ी तज़कियाकार, आज के प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू हों। सलमान गनी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सलमान साहब, मियाँ अजहर साहब पाकिस्तान की सियासत का एक बड़ा नाम, एक वज़ादार शख्सियत, उनके इंतकाल के बाद जहाँ एक सियासी खिलाफ पैदा हुआ, वहीं पे हमने देखा कि उनके मुखालफीन हों या उनके पर जो है उनकी मुखालफ सियासी जमातों में मौजूद सियासी कायदीन तभी उनके घर पहुँचे, इज़हार ताज़ियत किया हमाद अजहर साहब के साथ। और हमने देखा कि जिस तरीके से लोग हमाद अजहर से ताज़ियत का इजहार करने चले आए, उससे लगता है कि यही हमारी सियासत की वज़ादारी हुआ करती थी, लेकिन अब शायद इसमें कमी वाक़ई हो चुकी है। मियाँ अजहर खुद वज़ादार इंसान थे, यही वजह है कि आपको लगता है कि पूरे मुल्क से जिस तरीके से लोग उनके घर ताज़ियत करने पहुंचे हैं? देखिए, बात है कि वो पाकिस्तान की सियासत में वज़ादारी, रवादारी और दयानतदारी की एक मिसाल थे और वो सियासी मुखालफत में एक हद से आगे नहीं जाते थे। यही वजह है कि पाकिस्तान की सियासी जमातों में, सियासी रहनुमाओं में उनकी एक इज्जत और तकरीम मौजूद थी और है, और यही वजह है कि उनकी रहायशगाह पर तमाम पोलिटिकल पार्टीज की लीडरशिप और पार्टीज के ज़ुम्मेदारान गए और उन्होंने वहाँ पर ना सिर्फ हमाद अजहर साहब से ताज़ियत का इजहार किया, बल्कि मियाँ अजहर साहब के तर्ज अमल को, उनके अखलाक और किरदार को सराहा गया। मैं समझता हूँ कि हुकूमत ने भी एक ग्रेस का मुजाहरा किया है कि उन्होंने एक सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया है, खास तौर पे हमाद अजहर साहब के हवाले से। और खुद मियाँ नवाज शरीफ ने, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने, पंजाब की चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज साहिबा ने, उन्होंने अपने कंडोलेंस मैसेजेस जारी किए हैं और शरीफ खानदान से भी उनकी एक वाबस्तगी रही है। मैं समझता हूँ कि आज भी अगर पाकिस्तान के अंदर सियासत और जमहूरियत को मजबूत बनाना है तो फिर एक वज़ादारी कायम करनी होगी, एक दूसरे की इज्जत और तकरीम करनी होगी। और मियाँ अजहर साहब के हवाले से जिन ख्यालात का इजहार मुख्तलिफ पार्टी के लोगों ने किया है, उन्होंने साथ ये बात भी की है कि सियासतदानों को आपस में एक दूसरे की इज्जत और तकरीम करनी चाहिए, और मैं समझता हूँ कि इसका सबक यही है। सलमान गनी साहब, मियाँ अजहर साहब बड़े करीबी साथी थे मियाँ शरीफ साहब के भी, फिर मियाँ नवाज शरीफ के साथ भी उन्होंने बड़ा सा काम किया। मियाँ अजहर साहब अलग हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से, उसके बावजूद कभी किसी ने कोई ऐसा बयान नहीं देखा, कोई ऐसी गुफ्तगू नहीं देखी जिस पे कोई तनकीद ऐसी हो जो बिलो दी बेल्ट हो या कोई टारगेट किया गया हो अपने मुखालफिन के हवाले से। जी, ये आपने दुरुस्त कहा है, बल्कि मैं आखिरी मरले तक उनके पास रहा हूँ और मैंने नहीं देखा कि उन्होंने कभी किसी के साथ वो पर्सनल हुए हो। लेकिन ये बात जरूर है कि वो पाकिस्तान के हालात के हवाले से एक तशवीश जाहिर करते नजर आए। जहाँ तक आपने मियाँ शरीफ साहब की या उनके खानदान के दूसरे लोगों से उनके रवाबत की बात की है, तो इनके दरमियान एक रख रखाव का सिलसिला मौजूद था और कभी उन्होंने पर्सनल होकर कोई ऐसी बात नहीं की थी। यही वजह है कि नवाज शरीफ साहब का, शहबाज शरीफ साहब का और खुद मरियम नवाज साहिबा का बयान उनके हवाले से आया और बड़ा पॉजिटिव बयान आया। और मैं तो हुकूमत ने हमाद अजहर के हवाले से भी एक ग्रेस का मुजाहरा किया है। लगता है आपको सलमान गनी साहब, जो लाहौर की सियासत जो पहले वाकई बड़ी वज़ादारी की सियासत हुआ करती थी,
मुखालफिन भी एक दूसरे के खिलाफ इस किस्म के बयानात भी नहीं देते थे, किरदार कुशी नहीं होती थी। ये दोबारा से प्रिवेल करेगी इस खास तौर पे मियां अजहर साहब की इस रहलत के बाद? साहब, मैंने लोगों के जज्बात और ख्यालात सुने हैं। इसका मतलब लोगों के अंदर तहरीक मौजूद है कि ये एक इज्जत व तकरीम होनी चाहिए, एक दूसरे की वफादारी होनी चाहिए, रवादारी होनी चाहिए। देखिए, पाकिस्तान की सियासत कमजोर क्यों हुई? कुछ लोगों के तर्जमल की वजह से। इसलिए कि एक दूसरे के खिलाफ जब आप इल्जाम तराशी करेंगे, गाली गलौज करेंगे, तो इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान की नौजवान नस्ल पे भी अच्छा नहीं होगा और पाकिस्तान की सियासत भी कमजोर होगी। मैं समझता हूँ आपने जिस जरूरत की बात की, ये जरूरत मौजूद है और खुद सियासतदानों के अंदर भी ये तहरीक मौजूद है कि हमें अगर पाकिस्तान के अंदर आगे चलना है तो फिर एक दूसरे का एहतराम करना पड़ेगा। राना साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। जो सलमान गनी साहब बात कर रहे थे, मियां अजहर पाकिस्तान की सियासत का एक बड़ा नाम थे। मियां नवाज शरीफ के साथ उन्होंने काम भी किया, गवर्नर पंजाब रहे, लाहौर के मेयर रहे। अलहदा होने के बावजूद भी उनकी तरफ से कोई ऐसी बयानबाजी देखने में कभी नहीं आई कि उन्होंने तनकीद ऐसी की हो जिसके बारे में कहा जा सके कि शायद ऐसी गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए थी। क्या आपको लगता है कि इस सियासत से हम बहुत दूर आ चुके हैं? अगरचे एक अच्छे जस्टर का मुजाहरा किया गया, तमाम सियासी जमातों के कायदीन हमाद अजहर साहब के पास गए, इज़हार ताज़ियत किया, सारे इख्तलाफात बुला दिए, गले लगा लिया हमाद अजहर साहब को। ये रवायात कहाँ खो गई हैं? आपने बिल्कुल ठीक कहा और मैं भी बहुत दुखी दिल से ये कहता हूँ कि हमारे सियासत में से इखलाकियात और रख रखाव ख़त्म हो गया। ये सियासत नहीं रही, ये दो जंगजू ग्रोहों का आपस में तसादुम बन के रह गया। मियां अजहर बहुत अच्छा किया, उन्होंने टाइमली ख़ुद को सियासत से प्रैक्टिकल अलहदा कर लिया। उन जैसे रख रखाव वाले, उन जैसे इखलाकियात वाले आदमी का भी सियासत में काम रहा नहीं था, तो उन्होंने ख़ुद को बहुत वक्त पे अपने आप को एक साइड पे कर लिया। लेकिन इसके बावजूद भी उनको जिस तरह बाज़ मौक़ों पे घसीटा गया, वो बड़े दुख वाली और तकलीफ़ दे बात है। दूसरी बात यह कि एक दिलचस्प बात यह हुई कि नवाज शरीफ साहब ने, शहबाज साहब ने बड़े दिल का मुजाहरा किया और हमाद साहब के लिए। तो लेकिन मैं आज देख रहा था कि कुछ सहाफ़ियों की तरफ से ये ट्वीट हुआ है कि वो मुस्लिम लीग नून में शामिल हो रहे हैं। तो मैंने हमाद साहब से पूछा कि भाई, मैंने कहा अच्छी बात है अगर आप का एक डिसीजन है, ये तो आप आज़ाद हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरे तो दिमाग में भी ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे पास अगर वो नून लीग से लोग मिलने आएंगे तो मैं उनको उठ के मिलूँगा, उन्हें गले लगाऊंगा। मेरे घर आ रहे हैं ताज़ियत के लिए। तो मेरा ख्याल है, मैं आपकी जो बात है उस तरफ वापस आता हूँ कि मलिक साहब, पाकिस्तान की जो बेबरकती है ना, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जिन लोगों को हम लीडर कहते हैं ना, रहनुमा कहते हैं, वो खुद भटक गए, उन्हें खुद रास्ता भूल गया है। और वो जब खुद रास्ता रहनुमा भूल जाए तो फिर कौम, तो फिर आप समझ लेना कि उसको तो रास्ता मिल ही नहीं सकता कभी भी। राना साहब, दो चीज़ें मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। आपका बड़ा वसी तजर्बा है मीडिया के मैदान में, आपने अखबारात के आप एडिटर रहे, तज़कियाकार हैं आप। बेगम कुलसूम नवाज साहबा बीमार थी, हम तनकीद करते रहे, उनके ऊपर आवाज़ें कसते रहे, लेकिन जब वो दुनिया से चली गई, बहुत से लोग ताज़ियत करने उनके घर पहुँच गए। यही मंजर मुझे नज़र आया मियां अजहर साहब के पास कि जब हम कोई शख्स दुनिया से चला जाता है, हम तब हमें एहसास होता है, उससे पहले हमें वज़ादारी, हमें रख रखाव जिसका जिक्र आपने भी किया, इसका एहसास होता क्यों नहीं? क्या मरना ज़रूरी है वज़ादारी कायम रखने के लिए? मैं साहब, बहुत अच्छा सवाल किया है, बड़ा खूबसूरत सवाल किया। आपके सवाल ही जवाब है, मैं इसमें कोई जवाब, आपका सवाल खुद एक जवाब है। मैं मोहतरमा कुलसूम साहिबा का, हो सकता है मियां नवाज साहब से, शरीफ फैमिली से मेरे सियासी वो हों, लेकिन मैं उनका हीरोइक किरदार का हमेशा मदा रहा हूँ। जब उन्होंने अपने शोहर के लिए वो बाहर निकली हैं, घरेलू खातून, और उन्होंने साबित किया कि घरेलू खातून भी अगर किसी चीज़ पे स्टैंड ले और इखलाकियात पे और रसूल पे ले तो उसे हराना मुमकिन नहीं है। मैं तो हमेशा उन्हें ट्रिब्यूट देता रहूँ। लेकिन सवाल फिर वही खड़ा हो जाता है कि ऐसा क्यों है कि हम अमली ज़िंदगी में एक दूसरे का एहतराम नहीं कर सकते? ऐसा क्या ये कोई जायदाद का झगड़ा है? क्या हमने कुछ ज़मीनों पे कब्जे करने हैं? क्या ये ऊपर बैठे हुए सियासतदानों ने एक दूसरे के मामे चाचे मार दिए हैं? क्या वजह है कि ये मिल के बैठ के बात नहीं कर सकते? खुदा की कसम, मैं आपको कसम खा के कह रहा हूं मलिक साहब, अगर आज नवाज शरीफ साहब और इमरान खान किसी पेज पे बैठ जाएं और ये एक ऐलान कर दे कि जी माजी में जो हुआ वो हुआ, पाकिस्तान को हमने एक डेमोक्रेटिक स्टेट बनाना है, मैं आपको लिख के दे दूं,
जितनी मर्जी मजबूत कोई कुव्वत हो, अवाम के सामने उनको सबको अपना सरेंडर करना पड़ता है, लेकिन उसके लिए दिल गुर्दा बड़ा करना पड़ता है। बिल्कुल ठीक है। राना साहब हमारे साथ मौजूद रहिएगा। इफ्तिखार अहमद साहब भी हमारे साथ मौजूद है, मुल्क के सीनियर साफ़ी तज़कियाकार। इफ्तिखार अहमद साहब, तज़किरा हो रहा है मियां अज़हर मरहूम का। मियां अज़हर साहब दुनिया से चले गए, तमाम सियासी लीडर्स उनके घर जा पहुँचे, इख्तलाफात भुला दिए, ताज़ियत का इजहार किया, हमाद अज़हर साहब को गले लगाया। हम ये सवाल हम यही कर रहे थे कि क्या दुनिया से जाना पड़ता है ये वज़ादारी की सियासत के लिए, या एक दूसरे के रख रखाव के लिए, या जब हम दुनिया में लोग मौजूद होते हैं उस वक्त हम मुखालफत में हद क्रॉस क्यों कर जाते हैं? देखिए हमारी सब बात है, जहाँ तक मियाँ मोहम्मद अजहर की, वो एक इंतहाई नफीस, ईमानदार और अवाम दोस्त शख्स था। मेरे उसके तल्लक और वास्ता 30-40 ईयर्स के ऊपर मुरीद है। तो मैं एक बात बताऊं कि उस जैसे लोग अब हमारे पाकिस्तान की सियासत में चांद देख रह गए हैं, उनको हम उंगलियों पर गिन सकते हैं, जो 80 के करीब पहुंच गए हैं और बीमार हैं और उनकी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन अज़हर को इसलिए अब इस्तेमाल किया जाना कि वो शरीफ था, वो दयानतदार था, वो ईमानदार था, और उसको आपको पता है व्हेन ही वाज ए मेयर ऑफ लाहौर, लाहौर की इंक्रोचमेंट की जो सफाई उसने की है, कोई ना कोई कर सकता है और ना ही किसी में करने की हिम्मत है और ना ही यकीन है। और जब वो गवर्नर था तो वो इतना ही सादा गवर्नर था कि अपनी गाड़ी खुद चला के जाता था और घर रात को जाके अपने गार्डन टाउन में रहता था। ये तो होगी उसकी एक शख्स की बात। अब उसका बेटा हमाद एक और पॉलिटिकल पार्टी के अंदर मौजूद है। हम ऐसे ही फजूल बहस किए जा रहे हैं कि हमाद ये करेगा, हमाद वो करेगा। जहाँ तक उसके वालिद की फातह के लिए जाने का तस्करा आप कर रहे हैं, बिल्कुल उसका मियां अजहर इससे ज्यादा डिजर्व करता था। बिल्कुल ठीक। और जितना अरसा वो सियासत में रहे, उसने पर्सनल किसी के साथ ऐसा सलूक नहीं किया जिससे किसी को दुख पहुंचा हो। ही हैज बीन ए प्रेसिडेंट ऑफ द काफ लीग। उसको रिप्लेस जिन लोगों ने किया वो भी कल उसको साथ फातह कहने के लिए गए थे। तो वो एक और चीज है। हमाद अजहर की पॉलिटिक्स अपनी है। हमाद के जो मैंने ट्वीट पढ़ा है, हमाद ने उसमें एक सच बात कही है कि वो खानदान का फर्द वाहिद है। उस फैमिली में एक ही लड़का था मियां साहब का और बेटियां हैं, और हमाद खुद ब्याह हुआ है। वो उसने यही बात की है। अब हम उसको बहुत सारे रंग और ढंग दे रहे हैं कि आई डोंट एग्री ऑन दिस पॉइंट। पॉलिटिक्स में एक मिनट एक दोस्त बहुत अच्छी बात कर रहे हैं कि सियासत में रवादारी होनी चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। ये रवादारी किसने खत्म की है? ये रवादारी कौन खत्म रोज कर रहा है? ये जो गुफ्तगू मैं और आप कर रहे हैं, इसका जब ये वो जाएगा, ये इसका मतन जाएगा, तो आप इसके नीचे गालियां पढ़ लीजिएगा। जो रवादारी की बात कर रहे हैं, रवादारी की बात करने वालों के बारे में जो गालियां नीचे लिखी जाएंगी वो भी पढ़ लीजिएगा। वो जो नस्ल एक पैदा कर दी गई है, वो नस्ल इस सारे के सारे सिस्टम को बना चुकी है। ये दूसरा, सियासी जमातों का काम ये नहीं है कि आवाज जाए, वो मेरे मसाइल हल करें। और अभी तक मैं देख रहा हूँ 10-20 साल हो गए हैं, जो बेसिक स्ट्रक्चरल चेंजेस करनी है कोई भी उन पर बात नहीं कर रहा। बिल्कुल ठीक है। मैं इफ्तिखार साहब एक ब्रेक ले लूँ, कमर्शियल ब्रेक। बड़ा आपका बड़ा वैलिड पॉइंट है कि अगर हम इस किस्म का प्रोग्राम भी करें जिसमें वज़ादारी की बात करें, सियासतदानों के मिल बैठने की बात करें, तो एक गिरोह ऐसा है जो ज़रूर गालियाँ देने आ जाता है। वो कहता है जी आप कौन होते हैं इन लोगों को आपस में बिठाने वाले, या इन चोरों को, या इन डाकुओं के आपस में मुज़ाकरात करवाने वाले। ये रवैया किस हद तक ख़तरनाक होता चला जा रहा है, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम एक बार फिर खुशामदीद। राना साहब ये बताइए कि जो अभी इफ्तिखार साहब ने बात की कि अगर हम ये बात करें कि सियासतदान मिल बैठें, बातचीत करें, डायलाग करें, तो कुछ लोग ये भी गवारा नहीं करते। वो कहते हैं नहीं जी नहीं, बिल्कुल बातचीत इन लोगों के दरमियान में होनी चाहिए। ये वज़ादारी पे अगर बात की जाए, अगर रख रखाव की बात की जाए, जिसका जिक्र आपने भी किया कि हम दुश्मनी की हद तक मुखालफ में जा चुके हैं, फिर ये ख़ास लोग जो है जो आगे से गालियाँ भी देना शुरू कर देते हैं।
ये नौबत क्यों यहाँ आन पहुँची है कि जनाब आप अगर मुज़ाकरात की बात करें, कुछ लोग आपको गालियाँ देते हैं। अगर आप कहें सियासतदानों में वज़ादारी होनी चाहिए, कुछ लोग कहते हैं जी वज़ादारी किन के साथ हो, क्यों हो अपने मुखालफिन के साथ? अच्छा देखिए मलिक साहब, ये जो गाली देने वाला गिरोह है ना, ये दोनों तरफ ही है। अगर आपको गालियाँ पड़ती हैं, इफ्तिखार साहब को गालियाँ पड़ती हैं, तो मुझे भी पड़ती हैं। आपको अपने नैरेटिव पे पड़ी होती है, मुझे मेरे नैरेटिव पे पड़ी होती हैं। तो ये जहालत तो दोनों तरफ ही है, किसी एक तरफ को तो हम नहीं कह सकते। दूसरी बात यह है कि वक्त करता है परवरिश बरसों। आप एक पनीरी आप खाली इमरान खान पे ना डालें। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान चपकलिश होती थी और बीबी के साथ और मियां नवाज शरीफ के साथ जो उनका एक दूसरे के साथ साथी कुंजा थी, तो इसी तरह चूँकि सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के वर्कर एक दूसरे के हवाले से इसी तरह के जज्बात रखते थे। शादियाँ नहीं होती थी, अगर पता चल जाता था कि ये फला उसका है तो कहते थे शादी नहीं करनी है हमने। तो ये कोई पहली दफा, हाँ सोशल मीडिया आ गया, आपको एक प्लेटफॉर्म मिल गया जहाँ पे लोग अपने जज्बात का इजहार करने लगे, नहीं तो पहले किसी और तरह से जज्बात का इजहार होता था। तो मैं देखें बिल्कुल अनबायस बात कर रहा हूँ कि 1990 से जो नफरत की सियासत का आगाज़ हुआ, जिसमें एक वज़ीर आज़म और एक वज़ीर आला के दरमियान चपकलिश इस सतह पे गई कि वज़ीर आज़म ने उस सूबे के वज़ीर आला के वालिद को गिरफ्तार करने के लिए स्पेशल फोर्स इस्लामाबाद से भेजी और उस वज़ीर आला ने उस फोर्स को यरगमाल बना लिया या अपने पास बिठा लिया। वहाँ से ये नफ़रत जो है कि पीटीआई में कौन लोग हैं, पीटीआई में 80% जो हैं वो नाराज़ जाले बैठे हुए। कौन लोग बैठे हुए वहाँ पे जो एक पुरानी अंदर जो चपकलिश और गिरज लेके वो आगे बढ़ते रहे। अगर हमने माजी के अंदर मौलाना नूरानी की पगड़ी फाड़ के उसकी जो धज्जियाँ तकसीम नहीं की गई पीपल्स पार्टी वालों ने नहर के ऊपर, क्या एक दूसरे के ऊपर हमले नहीं हुए, एक दूसरे के घरों तक के ऊपर नहीं गलीज वो फेंका गया। जितना गंद 90 की सियासत में हुआ, मैं समझता हूँ अब तो कुछ भी नहीं। अब तो हम जैसे लोग भी मौजूद हैं जो कंडेम करते हैं। विद ड्यू रिस्पेक्ट, कुछ ऐसे अफराद जरूर होते थे जो चले बातचीत करते थे या इख्तिलाफ करते थे। हमने खुद देखा कि जो लोग इवन पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करने वाले जर्नलिस्ट थे, कभी किसी ने उसको गाली नहीं दी। जो मुस्लिम लीग नवाज को सपोर्ट करने वाले थे, कभी किसी ने उसको गाली नहीं दी। अब तो अगर आप हुकूमत की किसी परफॉर्मेंस पे उनकी तारीफ कर दें, गालियाँ खानी है। अपोजिशन पे आप तनकीद कर दें, आपने गालियाँ खानी है। अपोजिशन की हमायत कर दें, आपने गालियाँ खानी है। ये कल्चर तो नहीं था इस हद तक। मलिक साहब, उस दौर में भी सहाफ़त ऐसी ही थी। क्या कहते हैं, सैयद मौलाना मौदूदी के हवाले से जो मौदूदी ठा और इस तरह की लीडें नहीं छपती रही। इसी तरह भुट्टो के ख़तनों से लेके और उनके बेगम के साथ ताल्लुकात के हवाले से क्या अखबारात के फुल पेज नहीं छपते रहे। उस दौर के अंदर कैटेगरीज नहीं थी कि ये पीपल्स पार्टी के दानिश्वर हैं और ये दूसरे दानिश्वर हैं, और क्या उनके दरमियान एक दूसरे के साथ मुखासमत नहीं होती थी। अब सोशल मीडिया ने गेंद को बहुत ज़्यादा मामले को ख़राब कर दिया और सोशल मीडिया पे हर बंदा बीच में शामिल हो गया, छलांग मार दी। जिसके पास मोबाइल है वो जो मर्जी जाके टाइप कर देता है, जहाँ से गंद खराब शुरू हुआ। एक जुमला आपने आज मियां अजहर के ऊपर प्रोग्राम किया है, ठीक है, कितना बड़ा इनिशिएटिव लिया आपने। कौन है जो प्राइम टाइम के अंदर मियां अजहर के ऊपर प्रोग्राम कर रहा है? सहाफ़ी को बाहर आना पड़ेगा अपने खौल से। सहाफ़ी लोगों के जहन साजी करता है, सहाफ़ी लोगों को लेके चलता है। अगर सहाफ़ी खुद भोंपी बन जाए, जमातों का मिरासी बन जाए और ढोल गले में डाल के पीटता रहे, तो फिर यही होगा। आपने इनिशिएटिव लिया ना, मैं आपके हक में बात कर रहा हूँ, आप इफ्तिखार कर रहे हैं। अभी क्या कहते हैं, सलमान गनी करके गए। ये तो इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे आज की इंटेलिजेंसिया को, तभी कोई बात आगे बढ़ेगी। मैं इफ्तिखार अहमद साहब ने चूंकि ये 40-45 साल की सियासी तारीख खुद देखी है, इफ्तिखार अहमद साहब, क्या वाकई 90 की दिहाई से ये नफरत जिसका आज हमें सामना है उस वक्त से परवान चढ़ी है, या आपको लगता है कि अब शायद शिद्दत ज़्यादा आ गई है? देखें, मेरा दोस्त पगड़ी के फाड़े जाने का तस्करा कर रहा है। वो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की जिस दिन शमदानी ने बेग ली और भुट्टो साहब जा रहे थे सादिक कुरैशी के घर, वो हज़ारों करोड़ का मजमा था और उसके तो गालिबन नूरानी साहब के दोस्तों को पता नहीं था कि जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गुजरी है, वहाँ पर वो झड़प हुई।
दैट्स ऑल। बड़ी अफसोसनाक हुई और उसका अंजाम फिर सारों ने भुगता, तो कोई जस्टिफिकेशन तो नहीं है उसकी। लेकिन आज तो ये हाल है। मैंने आपको कहा कि हम जो गुफ्तगू कर रहे हैं, गुफ्तगू को जब ये जाएगी, इसके ऊपर आप चढ़ाएंगे अपने वेब पेज पे, तो जो गालियां पड़ेंगी वो पढ़ लीजिएगा। पाकिस्तान को की सियासत को तबाह और बर्बाद कर दिया गया। यहाँ पे तमाम तर इख्लाफात के बावजूद MRD जब बनती है तो जिस घर में वो बनाई गई 70 क्लिफ्टन में, तो एक पार्टिसिपेंट ने अपनी वालदा से कहा कि आपने मेरे बाप के कातलों के साथ क्यों मुज़ाकरात की बात शुरू की है। उसकी वालदा ने कहा कि सियासत के अंदर कोई चीज अनहोनी नहीं होती और सियासत में रास्ते निकाले जाते हैं। तो अगर सियासत में रास्ते नहीं निकाले तो ठीक है, ना निकालें। इसका नुकसान किसको हो रहा है? मुझे हो रहा है, जिसको 200 रुपए चीनी लेनी पड़ रही है। मेरी बात कोई भी नहीं कर रहा, न वो कर रहा है जो बानी जेल में बैठा है, ना उस बानी के लाखों करोड़ों बिलियन ऑफ लोग जो हैं कर रहे हैं। भुगत मैं रहा हूं, बिल्कुल ठीक। भुगत किसान रहा है, भुगत छोटा सनतकार रहा है। पाकिस्तान के अंदर जो जमहूरी अमल है वो कम हुए है इस हरकत से। एक बेहतरी आ रही थी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद, उसमें कुछ काम अच्छाइयां हुई, कुछ बुराइयां हुई। फिर हमने नेशनल एक्शन प्लान बनाया, वो उससे भी बेहतर एक चीज थी। लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है? अब बात करने को तैयार ही नहीं। अब बात करेंगे तो एक खास इदारे से बात करेंगे। ये ऐसे नहीं चलेगा बाबा, इससे तबाही और बढ़ेगी, इससे खिंचाव और बढ़ेगा। हम बात कर रहे थे, आपने एक बात की है कि एक आदमी की वफात के बाद उसके घर जाने वालों की, उसके घर में आज इजाजुल हक भी गया, उसके घर में अमन नासिर चचा भी गया है, उसके घर में चौधरी परवेज रई भी गया है, उसके घर में आरिफ नकई के साहबजादा भी मैंने वहां पे देखा है। क्यों गए हैं? क्यों गए हैं? क्योंकि वो शख्स जो था, उसकी जो सियासत थी वो सियासत थी ऐसी जिससे किसी को दुख नहीं पहुंचता था। वो नफरत की सियासत नहीं कर रहा था। अब अफसोस की बात है कि नफरत की सियासत ही रहने दी गई है, और जब तक ये नफरत की सियासत है मुश्किलात बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी। 5 दफा पिछले सालों में, 3 सालों में 5 दफा ये ऑफर की गई उस पार्टी को जिसका बानी जेल में है कि आओ याद करते हैं। जब अपोजिशन में बैठा था शहबाज शरीफ, इसने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा कि आओ बैठ के इक्तिसादी अमूर पे बात करते हैं, तो उन्होंने कहा हम चोरों, चक्कों, फ्रॉडियों और टीटी लगाने वालों से बात नहीं करेंगे। फिर उसके बाद दोबारा ये बात हुई अर्ली इलेक्शन के अंदर। ये तय होना था कि मई की कौन सी तारीख की जाए। कमेटी बानी ने भी बनाई थी और दूसरी तरफ से भी कमेटी बैठी, लेकिन फैसला नहीं हो पाया। फिर अपना कोशिश की स्पीकर ने, वो भी नाकाम रही। ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। सियासी मसाइल को सियासी तरीके से ही हल किया जाएगा, वरना याद रखो 3 जुलाई और 5 जुलाई में फर्क नहीं होता। बिल्कुल ठीक। और उस वक्त भी 2 जो थे इंतहा पसंद रवैये थे, मोहतरमा नसीम अली खान साहबा का और एयर मार्शल खान का एक तरफ से, और बाकी PNA की लीडरशिप इस बात पे तैयार हो गई थी और वो डायलॉग के लिए गई, लेकिन इट वॉज टू लेट। तो खुदा के लिए इस मुल्क में जमहूरियत को बचाओ। इस मुल्क में पाकिस्तान की गुर्बत तब खत्म हो सकती है मेरी तेरी, जब इस मुल्क में जमहूरियत हो। और मैं तो जमहूरियत से कदम आगे जाता हूँ, जब इस मुल्क में मुकामी हुकूमतों का क़याम लाओ, अख्तियार मेरे हवाले करो, ताकि हम सब पार्टिसिपेट करें पाकिस्तान की अच्छाई के लिए। बिल्कुल ठीक है। यहाँ प्रोग्राम एक ब्रेक का वक्त हुआ है, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम एक बार फिर खुशामदीद। साराना साहब, ये तमाम तर बातों के बावजूद आज भी हमें नज़र तो ये आता है कि सियासी जमातें जो 2 बड़े ग्रुप समझ लें, एक अपोजिशन का है, एक हुकूमत का है, वो दोनों मिल बैठते हुए नज़र तो आते नहीं हैं। जो अभी इफ्तिखार साहब ने जिसकी निशानदेही की कि आप अपोजिशन में थे, हुकूमत आपको बुला रही थी, शहबाज शरीफ साहब आपको ऑफर कर रहे थे, आपने कहा नहीं चोरों डाकुओं से बातचीत ही नहीं हो सकती, तो फिर आपको लगता है कि कई मुज़ाकरात मिल बैठने का अमल हो सकता है। दूसरा, बड़ा क्विकली इस पर भी तबसरा कर दी कि इफ्तिखार साहब ने बड़ी अहम निशानदेही वो भी की है कि जब सियासत सिर्फ इस बात पे होगी, लड़ाई झगड़े, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी, अवामी मसाइल तो फिर पीछे रह जाएंगे। देखें, बात यह है मलिक साहब
अवामी मसाइल के लिए ही असम्बलियाँ बनती हैं और असम्बलियों में ही अवामी मसाइल हल होते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर अवामी मसाइल हल करने वाले जो लोग हैं वो वही हों जो अवामी मसाइल पैदा करते हैं, तो फिर आप क्या कर सकते हैं? जब अवाम के इलेक्टेड लोग जो हैं वो नहीं पहुंचेंगे और सिलेक्टेड लोगों को ले जाके आप बिठा देंगे, तो अवामी मसाइल कैसे हल हो सकते हैं? जब पार्लियामेंट अवाम के मैंडेट की हामिल नहीं होगी तो कैसे अवामी मसाइल हल होंगे? मैं ये समझता हूँ कि ये जो दुनिया पागल नहीं है जो कहते हैं कि जी जो वोट की हुर्मत है जिन ममालिक में रहती है उन ममालिक में खुशहाली और बरकत रहती है, तो वो ऐसे नहीं कह रहे होते। आप जितना मर्जी कैमोफ्लेज कर लें, लेकिन अगर आप सियासत या इसमें इलेक्शन में या वोट के अंदर आप मुसावात नहीं रख रहे, तो आप जो मर्जी कर लें, आपको सियासी इस्तेकाम नहीं मिल सकता। तो मैं ज़ाती तौर पे मेरी भी राय यही है, मेरा भी ख्याल यही है कि इससे पहले कि लेट हो जाए, लेट हो चुके हैं हम, और अभी कुछ अरसे में आपको समझ आ जाएगी, ठीक है ना। तो बेहतर ये है सियासतदान मिल के एक ऐसा रास्ता अपना लें जिससे हमारी जमहूरियत भी चलती रहे, इन लोगों की इज्जत और भरम भी रह जाए। नहीं तो हवा किसी की नहीं होती। बस ये मैं आपको इतना जुमला कह सकता हूँ कि हवा किसी की नहीं होती। इफ्तिखार साहब, फाइनल कमेंट आपकी तरफ से, फिर हवा किसी की नहीं रहेगी। मेरी तरफ से ये कमेंट है कि पार्लियामेंट मौजूद है, सेनेट मौजूद है, असेंबलियाँ चल रही हैं, कारोबारी ममलकत चल रहा है। वो लोग जो नहीं मानते और ये सब धांधली थी, ये सब फ्रॉड था, वो खुद असेंबलियों में मौजूद हैं। उनका काम है कि उन असेंबलियों को इस्तेमाल करें और हुकूमत वक्त की नाकामियों, नाअहलियों और बदनवानियों को एक्सपोज करें और आवाम के हकूक के लिए बात करें। बिकॉज वो तनख्वाहें ले रहे हैं, वो तमाम फिक्शन प्रिविलेज ले रहे हैं और उसको हासिल कर रहे हैं। तो ये कहना कि जो धांधली हुई, तो यहाँ तो दूसरा रास्ता ये था कि दे मस्ट बाइकॉट ऑल दी असेंबली, दे शुड रिजाइन एंड दे शुड गो फॉर ए प्रोटेस्ट। इफ्तिखार अहमद साहब, इसार राणा साहब, सलमान गनी साहब, तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम था, इंशाल्लाह कल आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। लेकिन चलते चलते ये बात बड़ी बुनियादी है जिसका जिक्र ज़रूर हो जाना चाहिए कि सियासत में अगर महज एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी, लड़ाई झगड़े चलते रहेंगे, हुकूमत गिराने की बातें होंगी या अपोजिशन पर तनकीद होगी, जलाओ घिराव होगा, गिरफ्तारियाँ होंगी, तो फिर ना कोई बेरोज़गारी की बात करेगा, ना महंगाई का तज़किरा होगा, ना अवामी मसाइल का जिक्र होगा कि जो बहरहाल अवाम अपोजिशन की तहरीक हो या हुकूमत उनके साथ लड़ रही हो। पिस्ती अवाम है, अवाम की तरफ तो जो फिर किसी की नहीं रहती। हुकूमत कहती है कि एहतिजाजी तहरीक को दबाना है और अपोजिशन कहती है कि एहतिजाजी तहरीक को चलाना है। इन्हीं हालात में मसाइल बढ़ते चले जाते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।